नमस्कार, मेरा नाम है मोहित गुप्ता। मेरे साथ है गौरव आर्या जी। आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो इनकम टैक्स की चेंजेस प्रपोज की हैं फाइनेंस बिल 2026 में, उसमें जो जो मेजर चेंजेस हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करती हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और जो कुछ ऐसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री टारगेट चेंजेस हैं, हम उसको इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। तो आर्य साहब, आप देख रहे हैं कि नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लग रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर ने उसके बारे में डायरेक्शन दे दी हैं। फिर भी इतने चेंजेस, इतने अमेंडमेंट्स हुई हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, जो लग रही है असेसमेंट ईयर 26-27 पे, जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, या फिर कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो रिट्रोस्पेक्टिव भी हुई हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप क्विकली सबसे पहले टैक्स स्लैब्स के बारे में बताएं कि टैक्स स्लैब्स में क्या चेंज हुआ है। सर, इस बार टैक्स स्लैब्स में कोई चेंज नहीं है। जो पिछले साल थे वो इसी साल टैक्स स्लैब रहेंगे। 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा और उसके ऊपर टैक्सेस के स्लैब स्टार्ट हो जाएंगे। जो ईपीएफ ईएसआई का इशू चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर पेंडिंग है कि पहले लोग क्या था कि 43B के अकॉर्डिंग अगर आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक अगर अपना स्टैट्यूटरी ड्यूज पे करते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयर का पोर्शन हो या एम्प्लॉय का, तो आपको अलाउंस हो जाता था। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, जो ईपीएफ ईएसआई के अंदर स्टैट्यूटरी टाइमलाइंस है उसके अंदर अगर आपने एम्प्लॉय का ड्यू नहीं दिया तो वो परमानेंट डिसअलाउ हो जाएगा। और उसके ऊपर फिर लिटिगेशन एक्सपोज हुई, अलग अलग हाई कोर्ट्स के अलग अलग व्यू आए, और अब सुप्रीम कोर्ट में वो पेंडिंग था। तो अब उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा है? इससे पहले मैं कहना चाहूंगा, ये बजट बड़ा ही खूबसूरत बजट है। कॉम्प्रिहेंसिवली रेशनलाइज किया गया है बहुत सारी चीजों को, जिसमें से वन ऑफ द ये प्रॉब्लम जो थी टैक्स लॉज में, ये जो स्टैट्यूटरी ड्यूज है, प्रोविडेंट फंड और ईएसआई का जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, उसकी ड्यू डेट रिस्पेक्टिव एक्ट से देखी जाती थी, इनकम टैक्स एक्ट से नहीं देखी जाती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि इनकम टैक्स एक्ट की जो ड्यू डेट होगी, जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न होगी इनकम टैक्स एक्ट की, यानी कि आईटीआर की, वो ही ड्यू डेट मानी जाएगी। और अगर उस डेट तक की पेमेंट हो जाती है तो अलाउंस होगा। प्रैक्टिकली मोहित, हमें देखने वाली बात यह है कि इसमें हमें उसको टैक्स ऑडिट से कंप्लाई करना पड़ेगा। टैक्स ऑडिट में और इनकम टैक्स की सिमेट्री आपस में होनी चाहिए, जिसके ऊपर आप थोड़ा सा लाइट डालिए। भाई, जो प्रैक्टिकली मैंने फेस किया है वो क्या सिचुएशन आती है कि टैक्स ऑडिट अब ऑनलाइन फाइल होता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, और इनकम टैक्स रिटर्न भी ऑनलाइन फाइल होती है। मान लीजिए टैक्स ऑडिट के अंदर कोई डिसअलाउंस है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में जितने भी डिसअलाउंसेस हैं उनमें ज्यादातर में, जैसे 43B है या 40IA है, कोई भी है, उसमें ये लिख रखा है कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले अगर आप डिपॉजिट कर देते हैं तो आपको वो अलाउ हो जाता है, अदरवाइज जिस सब्सिक्वेंट ईयर में आप पे करेंगे उसमें अलाउ होगा। टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट जो है वो एज्यूम कीजिए 30 सितंबर है, और आईटीआर की डेट 31 अक्टूबर है। राइट। आपने 30 सितंबर से पहले एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए हम ईपीएफ ईएसआई की ही बात करते हैं। मान लीजिए टोटल 200 रुपए देना था, 100 रुपए आपने पे कर दिया 25 सितंबर तक और 100 रुपए पे किया 10 अक्टूबर को जी। अब टैक्स ऑडिटर क्या करेगा? वो 100 रुपए अलाउ कर देगा और 100 रुपए लिखेगा नोट पेड। राइट। लेकिन जब आप आईटीआर भरोगे, टैक्स पेयर असेसी खुद आईटीआर भरेगा, तो वो 200 के 200 का अलाउंस लेगा। अब जब इनकम टैक्स की वेबसाइट सॉफ्टवेयर जो है उस रिटर्न को प्रोसेस करेगा, वो देखेगा ऑडिटर, टैक्स ऑडिटर ने 100 रुपए अलाउ किया है, रिटर्न में टैक्स पेयर असेसी 200 के 200 अलाउंस ले रहा, तो वो मिसमैच दिखा के उसका 100 रुपए डिसअलाउ कर देगा और वो डिमांड खड़ी कर देगा। और फिर कहीं ना कहीं फिर 154 के थ्रू या 143(1) की प्रोसेसिंग के रिस्पॉन्स में फिर उसके बाद वो सारा सबमिशन देगा और क्लियर होगा। प्रैक्टिकल इशू अब इसमें ये है कि ऑडिटर अपना जो ऑडिट कर रहा है उस दिन तक अगर आपने पे कर दिया है तो वो ऑडिट रिपोर्ट में आ जाएगा और वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसको रिटर्न से मैच कर लेगा। लेकिन प्रैक्टिकल इशू कहाँ पे आ रहा है, मिसमैच कहाँ पे आ रहा है, या फिर मिसमैच की सिचुएशन कहाँ पे आ रही है? जहां ऑडिट के बाद पे किया और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग से पहले पे किया है। मतलब कि डिसअलाउंस की फिगर एज पर ऑडिट रिपोर्ट एंड डिसअलाउंस की फिगर एज पर आईटीआर में मिसमैच अगर है, डिफरेंस अगर है, तो वहां पे प्रोसेसिंग में एरर आ रही है। सेम लाइक टीडीएस 26AS से अगर आपका टीडीएस मिसमैच है तो डिफरेंस आ जाता है, सेम लाइक दैट। इसमें नोट करने वाली बात ये है कि पहले टैक्स ऑडिट और आईटीआर की डेट सेम होती थी, ड्यू डेट।
अब दोनों की ड्यू डेट में 1 महीने का डिफरेंस है, इसलिए जो भी ईएसआई पीएफ का ड्यूज पेंडिंग चल रहे हैं वो टैक्स ऑडिट से पहले ही एसएससी को, टैक्स पेयर को पे कर देने चाहिए, ताकि उसकी डिडक्शन वो प्रॉपर ले सके, उसका अलाउंस प्रॉपर ले सके और कोई मिसमैच ना हो बिटवीन टैक्स ऑडिट एंड आईटीआर। सो ये इसका टेक है। चलिए मोहित नेक्स्ट अमेंडमेंट की साइड चलिए। नेक्स्ट एक पॉजिटिव अमेंडमेंट है मोटर व्हीकल एक्ट का, जो आपके अंडर आपको कंपनसेशन मिलता था वो टैक्स फ्री होता था पहले भी, लेकिन उस पे जो इंटरेस्ट मिलता था वो टैक्सेबल था, तो उस पे टीडीएस भी कटता था और उसके ऊपर आपको सेक्शन 56 में टैक्स भी देना पड़ता था, वो टैक्स फ्री हो गया है। तो टीडीएस की लिमिट से भी, टीडीएस वाले सेक्शन से भी उसको हटा दिया और इनकम वाले सेक्शन से भी हटा के सेक्शन 10 में एग्जाम्प्ट कर दिया। ये एक एडवर्सिटी थी कि मेन इनकम तो टैक्सेबल है नहीं, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो उसको टैक्सेबल किया हुआ था और उसके ऊपर टीडीएस का प्रोविजन था, तो इस एडवर्सिटी को खत्म कर दिया गया। अब मेन इनकम भी एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर जो मिल रहा है इंटरेस्ट वो भी एग्जेम्प्ट है और उसके ऊपर टीडीएस भी कुछ नहीं कटना। इसके बाद सेक्शन 197 जो नो डिडक्शन सर्टिफिकेट के केस है, उसको टोटल पेपरलेस करने की बात हो रही है कि उसको टोटल पेपरलेस करेंगे। आपको भी बैंक से बहुत बड़ी ईमेल आती होगी कि फॉर्म 15 फाइल कीजिए ताकि उस पर लोअर डिडक्शन का आपको बेनिफिट दे पाए। तो अभी सारी चीजें पेपरलेस हो गई, जितने फॉर्म से पेपरलेस हो गए। इसके बाद एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल इशू जो नॉन रेजिडेंट के केस में आता था कि अगर आपने नॉन रेजिडेंट से प्रॉपर्टी परचेज की है तो उसमें आपको कंपल्सरीली टैन नंबर लेना पड़ता था। इवन आप इंडिविजुअल हैं जो जिसको टैन की इन जनरल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको सिर्फ प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए नॉन रेजिडेंट से टैन नंबर लेना पड़ता था, टीडीएस रिटर्न भरनी पड़ती थी, फिर उस टैन को सरेंडर करना पड़ता था। अब क्या है कि गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकल डिफिकल्टी समझी और 26 क्यूबी की तर्ज पे, हो सकता है 26 क्यूबी, क्योंकि अब नया इनकम टैक्स आ रहा है तो नए फॉर्म्स आएंगे, तो सिमिलरली 26 क्यूबी की तर्ज पे अब उसी के हिसाब से पैन बेस्ड आप जो है नॉन रेजिडेंट से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, आपको टैन नंबर लेने की जरूरत नहीं है। तो एक बहुत बड़ा प्रोसीजरल रिलीफ है ये टैक्स पेयर के लिए। इसके बाद आर्य साहब, वर्क की डेफिनेशन चेंज हुई है। सीए फर्मों से, प्रोफेशनल कंपनियों से लेबर आउटसोर्स होती थी, लेबर तो कहना गलत है, वर्कमैन आउटसोर्स होते थे, और उसके केस में कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन चल रहा था कि टीडीएस 194J में काटे या 194C में काटे। राइट। तो उसके ऊपर अब गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अब उसको हम वर्क ही मानेंगे और 194C के अंदर ही आप अगर मैन पावर आउटसोर्सिंग है तो 194C में टीडीएस कटेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ किस तरीके की मैन पावर है। तो ये एक बड़ा मतलब आई एम नॉट सेइंग इट वाज अ डिस्प्यूट, बट एक बहुत बड़ी एम्बिग्युइटी रिमूव हो गई है उस केस में। देन इसके बाद कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड के बारे में, तो यार ये सब हमने तो यही देखा है कि एग्रीकल्चर लैंड अगर कंपल्सरी एक्वायर हो तो टैक्स फ्री होती थी, अदरवाइज तो टैक्स ही लगता था। हाँ जी। अब गवर्नमेंट कह रही है कि जो है आप अगर RFC TLA RR एक्ट में अगर आपकी कोई भी लैंड एक्वायर हो रही है तो वो टैक्स फ्री है, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, वो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट बनेगी। देन इसके बाद अब ड्यू डेट पे आ जाओ। अरे साहब ये 31 जुलाई, 31 अगस्त और 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, ये क्या अब इतनी मल्टीपल डेट्स आ गई इनकम टैक्स में भी जीएसटी की तरह। एक बार ये बताओ, क्लैरिफाई करो क्या है। तो अब इसमें 3 स्लैब मैं इनको डिवाइड करता हूँ 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट है जिनका बिजनेस इनकम नहीं है, लाइक इंडिविजुअल HUF, पार्टनरशिप, इंडिविजुअल HUF जिनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, उनके लिए ड्यू डेट रहेगी 31 जुलाई, जो आज भी है। अब जिनकी बिजनेस इनकम है लेकिन ऑडिट का केस नहीं है, लाइक इंडिविजुअल है, कोई बिजनेस कर रहा है लेकिन ऑडिट नहीं होती उसकी, किसी भी एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट भी और कोई दूसरा एक्ट है उसमें भी ऑडिट नहीं होती, उसके केस में ड्यू डेट अब हो गई है 31 अगस्त। ऑडिट के केसेस पे ड्यू डेट रहेगी 31 अक्टूबर और ट्रांसफर प्राइसिंग के केसेस पे ड्यू डेट रहेगी 30 नवंबर। तो इसमें जो मेजर चेंज आया है वो है नॉन ऑडिट के केसेस में, बिजनेसेस जहां पर ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पर 1 महीना ड्यू डेट बढ़ गई है, ड्यू डेट हो गई है 31 अगस्त। और पार्टनर्स जहां पर ऑडिट नहीं है उस केस में 31 अगस्त हो जाएगी ड्यू डेट, जहां पर ऑडिट है वहां पर ड्यू डेट, ऑडिट वाली ड्यू डेट ही रहेगी 31 अक्टूबर। आर्य साहब आपको नहीं लगता है कि ये थोड़ा मिसमैच है? एक बहुत बड़ी कंपनी में डायरेक्टर हो तो आपकी रिटर्न की डेट 31 जुलाई, और एक छोटी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हो तो या तो 31 अगस्त या 31 अक्टूबर। मतलब डायरेक्टर के लिए कोई रियायत नहीं है कि कंपनी का ऑडिट होता हो तो डायरेक्टर की रिटर्न कंपनी की रिटर्न के साथ अटैच नहीं है, मतलब वो इंडिविजुअल की तरह ही काउंट होगा। मतलब अच्छा, इसके बाद अपडेटेड रिवाइज रिटर्न का बता दीजिए। 3 महीने डेट बढ़ा दी, एक्स्ट्रा पैसे दे दो जी। मतलब 9 मंथ्स ही है रिवाइज रिटर्न, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा फीस दे दो और
पहले 31 दिसंबर तक आप रिवाइज कर सकते थे, अब 31 मार्च तक आप रिवाइज कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा एडिशनल कंसिडरेशन, एडिशनल फीस आपको देनी पड़ेगी। अपडेटेड रिटर्न पे आ जाओ लॉस के केस में। अपडेटेड रिटर्न में बड़ा ही वेलकम मूवी आया है कि जहां पर आप लॉस कम कर रहे हैं वहां भी आपको अपडेटेड रिटर्न का बेनिफिट मिल जाएगा। पहले क्या था कि सिर्फ आप इनकम अगर आप कुछ इंक्रीज कर रहे हैं तब आपको बेनिफिट मिलता था, आप अपडेट कर पाते थे रिटर्न, लेकिन अब लॉस अगर आपको कम करना है, क्योंकि लॉस कम करना भी एक तरीके से इनकम बढ़ाना ही है, तो उस केस में भी आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। मतलब अरे सब 4 साल पहले अपडेटेड रिटर्न आई थी, मतलब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन पहुंचने में इतना टाइम लग गया कि लॉस रिड्यूस करना भी अगले फ्यूचर। देखिए आप इसमें एक बात ये देखिए कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है 1 अप्रैल 2026 से, उससे पहले रेशनलाइज किया जा रहा है सारी चीजों को। ओके, जो जो प्रॉब्लम्स थी, जो जो इश्यूज थे पब्लिक के, उसको एड्रेस किया जा रहा है। तो हमें चाहे 4 साल बाद आया चाहे कभी भी आया, लेकिन आया तो सही। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नए इनकम टैक्स एक्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से सिमेट्रिक लेके जा रहे हैं ताकि उसमें एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में चेंजेस ना करने पड़े। मतलब टैक्स पेयर फ्रेंडली इनकम टैक्स आ रहा है, ये एक वेलकम मूव है जिस हिसाब से बजट्स में अभी हम जैसे अभी डिस्कस करेंगे, इसके बाद प्रोसिक्यूशन पे जब हम आएंगे, प्रोसिक्यूशन को भी बहुत रेशनलाइज किया है, बहुत सारी क्लैरिटीज, जो सेक्शन जो प्रॉब्लम्स थी, एडवर्सिटीज थी, हमें लगती थी, एम्बिग्यूटीज लगती थी लॉ के अंदर, वो इस बजट के थ्रू क्लैरिफाई किए। तो मैं तो इस बजट को एक अच्छा बजट मानता हूँ अभी तक जिस हिसाब से हम अमेंडमेंट्स को देख रहे हैं। तो ये अमेंडमेंट्स जो हुई हैं वो ओल्ड एक्ट और न्यू एक्ट दोनों में पैरेलली हुई है। हाँ जी, ओल्ड एक्ट न्यू एक्ट में पैरेलली हुई है, क्योंकि उसका रीजन भी ये है कि न्यू एक्ट को एक सिंपलीफाइड, बेटर कंप्लायंस और टैक्स पेयर फ्रेंडली और इकोनॉमी फ्रेंडली एक लॉ बनाना है, ताकि एक अच्छी पिक्चर प्रेजेंट हो पाए। तो अरे साहब ये 148 का बताइए भाई, 148 का नोटिस अगर आता है जी भाई, हमें कहा जाता था कि आप रिटर्न भर दो, रिटर्न भर दी, उसके बाद चाहे आपने पहले रिटर्न भर रखी हो या ना भर रखी हो, 148 में दोबारा रिटर्न भरवाते थे आपसे, और उसके बाद आपकी रीअसेसमेंट होती थी और फिर उसके बेसिस पे ऑर्डर आता था। हाँ जी। अभी अपडेटेड रिटर्न कहाँ से आ गई बीच में इसमें? तो रीअसेसमेंट के केस में अगर आपके पास कोई नोटिस आया है, तो अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देते हैं, उसमें अपनी इनकम टैक्स पूरा प्रॉपरली इनकम अपनी पूरी डिस्क्लोज कर देते हैं टू, और साथ में 10% एडिशनल टैक्स आप पे कर देते हैं, तो आपकी रीअसेसमेंट क्लोज हो जाएगी। कोई पेनल्टी, कुछ इंटरेस्ट आपके ऊपर नहीं लगेगा, सिर्फ एक एडिशनल 10% टैक्स पे आपको पे करना है। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि पहले क्या था, 140 आपने एक रिटर्न भर रखी है, 148 का नोटिस आया, आप दोबारा रिटर्न भरते थे, गवर्नमेंट एश्योर करती थी कि क्या आप सुओ मोटो डिस्क्लोजर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, राइट, तो आपने दोबारा 148 में रिटर्न भर दी, जी फिर उसके बाद असेसमेंट होती थी। अब आप कह रहे हैं कि आप अपडेटेड रिटर्न भर दो, अपडेटेड रिटर्न के केस में डेफिनेटली एडिशनल 25% आप पे करते हो टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी का, हाँ जी। उस 25 के ऊपर से भी 10% आप अब दोबारा दे दो, और अगर जिस ग्राउंड की वजह से आपका रीअसेसमेंट खुला है हाँ जी। और गवर्नमेंट अपडेटेड रिटर्न में पाती है कि वो आपने कवर कर लिया है, जी जी, तो फिर आप कह रहे हैं कि रीअसेसमेंट आपकी उसके आगे प्रोसीड नहीं होगी। लेकिन उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट ने जिस ग्राउंड पे ओपन किया है 148, उनके पास क्योंकि इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, और अगर तब भी आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा जी, फिर आपकी रीअसेसमेंट होगी। तो ये भी एक वेलकम हुआ है, 10% एडिशनल टैक्स पे करके आपकी पूरी रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो रही है। तो अब ब्लैक मनी एक्ट में फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर, फॉरेन इनकम डिस्क्लोजर में एक चेंज आया है, जिसमें 2 तरीके की कैटेगरीज रखी गई है। हाँ पहला जिन्होंने इनकम शो नहीं करी, जी, दूसरा जिन्होंने इनकम पे टैक्स तो दे रखा है लेकिन डिस्क्लोजर नहीं दे रखा। हाँ जी, तो अरे साहब मैं दूसरे वाले को तो समझ गया भाई, आपकी 5 करोड़ से नीचे की एसेट वैल्यू है, जी, आपने डिस्क्लोज नहीं करी, आप अब वन टाइम डिस्क्लोज कर दो जो भी फॉर्म आएगा, हाँ जी, और 1 लाख रुपए फीस पे कर दो, और उसके बाद कंटिन्यू आगे दिखाते जाओ, पीछे के पाप आपके धुले। हाँ जी। लेकिन जो ये इनकम वाला है जिसमें वो कहता है कि 30% प्लस 100%, वो मेरे को समझ नहीं आया। तो इसमें रेशनलाइज कर दिया गवर्नमेंट ने, 1 करोड़ से नीचे का कोई एसेट है, फॉरेन एसेट, जिसमें कभी आपने इनकम डिस्क्लोज नहीं की, अनडिस्क्लोज इनकम है, अनडिस्क्लोज एसेट्स है, तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला इस बजट में 30% टैक्स दीजिए अनडिस्क्लोज इनकम पे, और 30% उस एसेट के ऊपर। फॉर एग्जांपल एक बैंक अकाउंट है दुबई में, फॉर एग्जांपल, वो आज तक कभी डिस्क्लोज नहीं किया, और उसका इनकम का सोर्स भी कभी डिस्क्लोज नहीं किया, ना दुबई के रिटर्न में, ना वर्ल्ड ओवर कहीं भी किसी भी रिटर्न में आपने शो नहीं किया, और कोई टैक्स पे नहीं किया। तो गवर्नमेंट इज सेइंग 30% आप टैक्स दीजिए उस इनकम के ऊपर जिससे आपने एसेट क्रिएट किया, और 30% टैक्स दीजिए उस एसेट के ऊपर, टोटल 60% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर
प्रोवाइडर राइडर जो है इसमें 1 करोड़ से नीचे का एसेट होना चाहिए। 1 करोड़ से ऊपर का एसेट है तो नॉर्मल जो प्रोसीडिंग्स है, जो इनकम टैक्स का रेट है वो लगेगा। प्लस अब जो मोहित जी बात कर रहे थे, ये दूसरी वाला, इनकम तो आपने डिस्क्लोज कर रखी है, इनकम का डिस्क्लोजर प्रॉपर है, लेकिन एसेट का डिस्क्लोजर नहीं है, तो उस केस में 5 करोड़ तक से नीचे का अगर एसेट है तो 1 लाख की पेनल्टी लगेगी, और 1 लाख की पेनल्टी दीजिए, कोई इशू नहीं है। 5 करोड़ से ऊपर का एसेट है और डिस्क्लोजर नहीं है तो इनकम टैक्स के जो प्रावधान है अभी तक के, उसके अकॉर्डिंगली कार्यवाही होगी। और ये सब एडवांस टैक्स में कोई चेंज है? एडवांस टैक्स में कोई चीज नहीं है। एडवांस टैक्स जैसे दे रहे थे वैसे ही देना है। हाँ जी, एडवांस टैक्स में कोई चीज नहीं। अब आप आ जाओ प्रोसिक्यूशन के ऊपर। भी मैंने ये देखा कि प्रोसिक्यूशन में गवर्नमेंट ने बड़े सारे प्रोविजंस में चेंज कर दिया है और प्रोसिक्यूशन रिड्यूस किया है। कि पहले जो प्रोसिक्यूशन रिगरस था, जी, अब उसको एक तो सिंपल कर दिया हर जगह, हाँ सिंपल जी। इम्प्रिजनमेंट इंस्टेड ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट, और प्रोसिक्यूशन की टेन्योर भी उन्होंने रिड्यूस किया। साथ के साथ ये भी बोला है, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में भी सुना था कि कोर्ट्स के पास पावर है कि वो प्रोसिक्यूशन को कंपाउंड भी कर सकते हैं। हाँ जी, मतलब मैंने जितना प्रोसिक्यूशन किया है कि होता क्या है कि आप डिपार्टमेंट आपको कंपाउंडिंग के लिए बुलाता है, प्रोसिक्यूशन आपके ऊपर लॉन्च करता है और बोलता है कंपाउंडिंग करवाना चाहते हो नहीं चाहते हो। जी, अगर आप कंपाउंडिंग ऑप्ट नहीं करते तो प्रोसिक्यूशन आपके ऊपर हो जाते हो और आप कोर्ट में चले जाते हो, अपनी बेल करवाते हो, फिर वो प्रोसिक्यूशन प्रोसीड करता है आगे। हाँ जी, तो अब कोर्ट्स के पास भी पावर है कि वो जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट लेवल पे कंपाउंड नहीं हुआ, वो कोर्ट में जाके भी कंपाउंड आप करवा सकते हो। जी, जी। और फिर वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि किस अमाउंट पे वो कंपाउंड होगा, कि डेफिनेटली डिपार्टमेंट लेवल की कंपाउंडिंग तो डिपार्टमेंट के डायरेक्शंस में होती है। हाँ जी, तो प्रोसिक्यूशन के केस में, जैसे सर्च के केस में मैंने देखा कि पहले 2 साल तक की सजा होती थी लेकिन रिगरस, अब इन्होंने बोल दिया कि सिंपल। और पैरेलल अमेंडमेंट हुआ है 1961 में भी और 2025 में भी। राइट। अरे सब मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मेजरली लिटिगेशन में जाता हूँ, तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब हमें 1961 को अंडू कर देना चाहिए और 2025 को अपनी मेमोरी में डाल लेना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर कंप्लायंस की प्रैक्टिस करते हैं तो और कंसल्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो 1 साल, क्योंकि एंड ऑफ ईयर के बाद पूरा असेसमेंट ईयर आपके कंप्लायंस चलते हैं, ऑडिट चलता है, तो मिनिमम 1 साल तो आपको 61 पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप लिटिगेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये सोच के चलिए कि मिनिमम टू मिनिमम 10 साल तक तो डिपार्टमेंट लेवल पे, मतलब असेसमेंट और कमिश्नर अपील, मिनिमम 10 साल तो ये जिंदा रहेंगे ही। असेसमेंट, फिर रीअसेसमेंट, फिर रिमांड बैक भी होंगी चीजें। उसके अलावा ये मैं बात कर रहा हूँ डिपार्टमेंट लेवल पे कि असेसमेंट, रीअसेसमेंट और कमिश्नर अपील, फिर उसके बाद आईटीएटी और हाई कोर्ट। मतलब आप ये सोच के चलिए कि लिटिगेशन वाले के लिए तो ये 20-25 साल कहीं नहीं जाने वाला। नए इनकम टैक्स एक्ट में अगर मैं सर्च हटा दूं, इफ आई एम रिमूविंग सर्च एज ऑफ नाउ, असेसमेंट कब ओपन होगी, मतलब एट द अर्लीस्ट असेसमेंट ओपन कब होगी? टैक्स पीरियड 2026-27 के लिए मैं रिटर्न भर रहा हूँ, टैक्स पीरियड 27-28 में जी, असेसमेंट ओपन होने की डेट कब है? 30 जून 2028। राइट सर, 30 जून 2028। 2028 ये नॉर्मल असेसमेंट ओपन होने की डेट है। ऑब्वियसली रिटर्न भरोगे तो 143(1) जो आज के दिन सेक्शन है, डिस्क्रिपेंसी इन द रिटर्न, मिसमैच इन द रिटर्न, वो आनी स्टार्ट हो जाएंगी। बट इन एनी केस इफ आई एम नॉट कंसीडरिंग सर्च केसेस, तो डिपार्टमेंट के पास डाटा आएगा ही 27-28 टैक्स पीरियड में, हाँ जी, और एनालाइज होगा, फिर उसके बाद 28-29 से केसेस आने शुरू होंगे। तो लिटिगेशन वाले के लिए अभी नए एक्ट में 1-1.5 साल स्कोप नहीं है, वो पुराने वाला ही चलेगा। तो इसलिए जो ये, और मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट शायद अब प्रोसिक्यूशन की तरफ देख रही है। पहले टैक्स लॉज में प्रोसिक्यूशन इतना कॉमन नहीं था जी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने प्रोसिक्यूशन रैशनलाइज किया है, शायद गवर्नमेंट अब प्रोसिक्यूशन बल्क में लेके जाएगी। पेनल्टीज लगा रहे थे लेकिन अब मेरे को लग रहा है प्रोसिक्यूशन भी होंगे। तो जैसे सर्च के केसेस में हमने डिस्कस किया कि भाई 2 साल पहले रिगरस था, अब उसको सिंपल कर दिया गया है। इसके बाद इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के केस में जो पहले रिगरस था 2 साल तक, अब उसको घटा के सिंपल 6 महीने तक कर दिया गया है। प्रोसिक्यूशन के केस में हर एक सेक्शन में रिगरस से सिंपल कर दिया गया है।
कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जिसमें रिग्रेस रहा हो, अब सब में सिंपल हो गया। और ऊपर से स्लैब्स आ गए अब कि 10 लाख से नीचे का कोई डिफॉल्ट है तो उस केस में कोई प्रोसिक्यूशन नहीं है। 10 लाख से 50 लाख 50 लाख है तो उसमें 6 मंथ्स का प्रोसिक्यूशन है, उससे ऊपर 2 साल का प्रोसिक्यूशन है। तो ये स्लैब वाइज प्रोसिक्यूशन होगा। हाँ, मतलब आप ये लगाइए ज्यादातर प्रोसिक्यूशन के सेक्शंस में 3 स्लैब आ गए हैं जी। अप टू 10 lakhs no prosecution but only but fine will be there फाइन विल बी देयर from 10 lakhs to 50 lakhs prosecution up to 6 months up to 6 months from 1 day to 6 months जी plus fine प्लस फाइन। then above 50 lakhs अगर लिमिट है आपकी either it is income और asset और disclosure क्योंकि मल्टीपल सेक्शंस में अलग अलग तरीके के प्रोसिक्यूशन है। 50 से ऊपर अगर है तो वो फिर आपके केस में वो फिर उसमें क्या होगा imprisonment from 1 day to 2 year प्लस फाइन। प्लस फाइन। तो ये प्रोसिक्यूशन की लिमिट्स आ गई हैं अलग अलग केसेस के अंदर और ये सारा का सारा सिंपल प्रोसिक्यूशन है और कंपाउंडेबल है एट द डिपार्टमेंट लेवल ऑल्सो इवन इन द कोर्ट ऑल्सो। तो प्रोसिक्यूशन के केस में ये चेंज हुआ है। अरे सब टैक्स ऑडिट ने क्या किया, इन्होंने पेनल्टी को फीस बना दिया। टैक्स ऑडिट में अब देखिए पेनल्टी और फीस में पहले सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है। पेनल्टी हमेशा डिस्क्रिशनरी होती है, ऑफिसर्स के ऊपर डिस्क्रिशन होता है कि ऑफिसर उसको लगाना चाहे, इम्पोज करना चाहे या ना करना चाहे। लेट जो फीस होती है, फीस मैंडेटरी होती है। टैक्स ऑडिट में पहले पेनल्टी लगती थी, एक रिटर्न टर्नओवर का एक स्पेसिफिक परसेंटेज लगता था, आई थिंक 0.5%। अब लेट फीस लगेगी, लेट फीस मैंडेटरी है। 75,000 लेट फीस, अगर विद इन 30 डेज डिले, अगर 30 डेज तक का डिले है तो 75,000, बियॉन्ड 30 डेज का डिले है तो 1,50,000। तो अब ये लेट फीस मैंडेटरी हो गई है। पहले पेनल्टी डिस्क्रिशनरी थी। तो आई थिंक अब गवर्नमेंट चाहती है कि कंप्लाइंट वर्ड रहे, कंप्लाइंसेस ऑन टाइम हो। कंप्लाइंसेस टाइम पे नहीं होंगे तो लेट फीस जैसे प्रोविजन अब टैक्स ऑडिट में आया, और पता नहीं कहाँ लेट फीस के प्रोविजन आके गवर्नमेंट प्रपोज कर सकती है। मतलब अरे साहब आपका ये कहना है कि मैं ये देखता हूँ कि मैंने आज तक, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, मेरे को 15 साल से ज़्यादा हो गए प्रैक्टिस करते हुए, मैंने आज तक एक भी केस में टैक्स ऑडिट नॉन लेट फाइलिंग पे पेनल्टी नहीं दिया जी। लेट फाइलिंग ऑफ टैक्स ऑडिट पे मैंने आज तक कोई पेनल्टी नहीं दी। कोई ना कोई एक वैलिड रीजन बन जाता था जिसमें पेनल्टी माफ हो जाती थी। लेकिन जब हम फीस की बात करते हैं तो फीस फाइलिंग के टाइम पे कैलकुलेट हो जाएगी पहली बात तो, जैसे जीएसटी में होती है, जैसे आईटीआर में होती है। हाँ जी, आईटीआर में होती है कि वो पेबल के साथ फाइल ही नहीं करने देगा। हाँ जी। तो टैक्स ऑडिट में एक तो फीस जो है वो साथ के साथ पे होती है, हाँ जी। उसमें वेवर भी नहीं होता, वेवर भी नहीं होता, राइट, बिकॉज़ कंडोन भी नहीं करवा सकते आप। नो। तो जस्ट लाइक कि गवर्नमेंट इसमें अगर आप कंप्लाइड नहीं है तो साथ के साथ ही पैसे जैसे 9 के साथ कैलकुलेट हो जाता है, 9 में, हाँ जी, जीएसटीआर 9 के साथ कैलकुलेट हो जाता है और आपको भरना होता है। उसी तरीके से टैक्स ऑडिट में भी अब साथ के साथ लेट फाइल करोगे तो कैलकुलेट हो जाएगा, आप भरो और फाइल करो। और इसके बाद आर्य साहब ये जो सेक्शन 68 और 69 जी, 9 एबीसी जो था, जो बेसिकली अंडर रिपोर्टिंग की बात करता था, अनडिस्क्लोज्ड इनकम, हाँ जी, उसमें 60% प्लस 10% प्लस 4% का रूल था जी। और अब कह रहे हैं कि उसको 60 को 30 कर दिया हमने, पेनल्टी भी तो बढ़ा दी, 10 से 200 कर दी। और पेनल्टी इन्होंने 10% तो हटा दी और ये कह रहे हैं कि अब वो अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग माना जाएगा। और मिस रिपोर्टिंग के केस में पेनल्टी 200% है। राइट। तो जो मेरा पहले 30% 60% वाला बढ़ के 78% के आसपास जाता था, अब वो कहीं ना कहीं 90% पहुंच गया। 30 प्लस 200 वो 90 पहुंच गया। 90 पहुंच गया। तो अब उसमें टैक्स पेयर के लिए क्या है, मतलब डेफिनेटली देयर आर सिचुएशंस जहां आप चैलेंज नहीं करते तो पेनल्टी कंपाउंड करवा के कम करवा सकते हो आप, बट अल्टीमेटली कान घुमा के पकड़ के मोटा मोटी फिगर तो वहीं की वहीं पहुंच गई। टैक्स पेयर के लिए कुछ नहीं है। अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग को जो है ना इन्होंने पेनल्टी के केस में मर्ज कर दिया है। राइट सर। अच्छा ये सब ये तो बताओ शेयर मार्केट क्यों गिरी? शेयर मार्केट इसलिए गिरी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया गया और ये एक आई डोंट नो कि व्यूअर्स मेरे व्यू से सहमत होंगे नहीं होंगे। ऑप्शन और फ्यूचर्स में एसटीटी बढ़ाया है। ऑप्शन और फ्यूचर्स जैसे सेबी की डायरेक्शंस भी आती है, गाइडलाइंस आती है कि 99% लोग ऑप्शन और फ्यूचर में लॉस बुक करते हैं और ऑप्शन फ्यूचर इतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहते किसी के लिए भी। और हमने देखा है कि यंगस्टर्स मेनली इसमें ज़्यादा प्ले करते हैं ऑप्शन फ्यूचर्स में और बहुत सारा पैसा भी गवाते हैं अपना। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के रेट्स बढ़ाए गए हैं
0.1% से 0.15% इन केस ऑफ ऑप्शन और 0.02% टू 0.05% इन केस ऑफ फ्यूचर्स। इसकी वजह से शेयर मार्केट गिरी है। और ये बायबैक में क्या कर रहे हैं? बायबैक में टैक्स रेट्स का स्लैब आ गया है। अगर प्रमोटर इंडिविजुअल खुद बायबैक कर रहा है उस केस में 30%, प्रमोटर से बायबैक हो रहे हैं शेयर्स तो उस केस में 30% टैक्स लगेगा। अगर प्रमोटर कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट से बायबैक हो रहे हैं शेयर्स तो 22% टैक्स लगेगा। और नॉन प्रमोटर इंडिविजुअल कि नॉर्मल इन्वेस्टर है, उसने शेयर्स ले रखे हैं, अगर उससे शेयर्स कंपनी बायबैक कर रही है तो 12.5% टैक्स लगेगा जो LTCG का रेट्स है। तो अब 3 स्लैब्स में यानी कि 3 कैटेगरीज ऑफ पर्सन अब डिफाइन हो गए इन केस ऑफ बायबैक। तो आर्य साहब मोटा मोटी तो चेंजेस यही है, बाकी और भी कुछ सेक्टर स्पेसिफिक चेंजेस हैं। एक चेंज जो है हाँ। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। हाँ, बहुत सारे लोगों ने गोल्ड बॉन्ड्स लिए। जिसने गोल्ड बॉन्ड ओरिजिनली बाय किए हैं सेकेंडरी मार्केट से नहीं, यानी कि ओरिजिनल अलॉटमेंट जो अलॉटमेंट से, उस केस में अगर वो 8 साल तक गोल्ड बॉन्ड रखते हैं, बीच में नहीं सेल करते तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर मिड में सेल करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। मिड में बाय करते हैं यानी कि सेकेंडरी मार्केट से बाय करते हैं और विद इन 8 ईयर्स सेल कर देते हैं तब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। तो ये गोल्ड बॉन्ड को लेके भी एक चेंज था। डिन में भी कुछ चेंजेस हैं। और हाँ, मैं बता दूं, डिन में देखिए 2-3 चेंजेस आए हैं। पहला तो जाओ फाओ का मैटर अब गवर्नमेंट ने आप ये कह लिए वो धूल जाओ सेट कर दी है। जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर, फाओ मींस फेसलेस असेसिंग ऑफिसर। तो हो क्या रहा था कि 2021 में जब ये स्कीम आई थी, जी। 2022 से इम्प्लीमेंट हुई थी, तो बहुत सारे केसेस में जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर ने 148 किया, जबकि एज पर द स्कीम फेसलेस असेसिंग ऑफिसर को करना था। तो उसमें लिटिगेशन एक्सपोज हुई। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जाओ भी कर सकता है, फाओ भी कर सकता है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, जाओ नहीं कर सकता, ओनली फाओ कर सकता है। जी। तो अलग अलग हाई कोर्ट्स के अलग अलग व्यू थे। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि जाओ और फाओ एक ही है हमारी नजरों में, चाहे जाओ ने किया हो या फाओ ने भी किया हो, दोनों सेम है। और ये मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस था, लेकिन सिंस लेजिस्लेचर अमेंडमेंट आ गई और रिट्रोस्पेक्टिव आई है राइट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 जब ये स्कीम आई थी तब से, तो इसका मतलब अब वो जजमेंट अगर ये एडवर्स भी आती है गवर्नमेंट के तो वो ऑलरेडी अब लेजिस्लेचर अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ने उसको कंसीडर कर लिया है कि प्रोसीजर, एक्चुअली गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि प्रोसीजरल लैक्यूना की वजह से कोई चोर ना बच जाए। भाई किसी ने टैक्स की चोरी कर रखी है, सिर्फ ये कि ऑफिसर ने प्रोसीजरली गलती कर दी, उसकी वजह से टैक्स चोर होना भागना चाहिए। सो दैट इज द सिचुएशन देयर। सेकेंडली, जो डिन की आपने बात की उसमें भी सेम था कि मान लीजिए ऑर्डर के ऊपर डिन नहीं डाला तो वो गवर्नमेंट का खुद का सेक्शन है 292B जो ये कहता है कि भैया अगर डिन नहीं डाला तो फिर उसके केस में ऑर्डर इनवैलिड है। लेकिन अब नाउ व्हाट दे आर सेइंग, सीबीडीटी की सर्कुलर भी आया था जो क्लैरिफाई कर रहा था सारी चीजें। नाउ व्हाट लेजिस्लेचर हैव बीन चेंज और व्हाट दे आर सेइंग कि मान लीजिए इस ऑर्डर में डिन नहीं है, लेकिन पहले के नोटिस ऑर्डर्स में डिन था और ये ऑर्डर भी इनकम टैक्स पोर्टल पे अपलोड हुआ है, आपके लॉगिन में अपलोड हुआ है। इट इज इन डिन का पर्पस ये था कि अनऑथेंटिक ऑर्डर तो नहीं, राइट सर, इट शुड बी जेन्युइन ऑर्डर। डिन का बेसिक पर्पस ये था, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके लॉगिन में अपलोड हुआ है और सब कुछ ओके है, तो फिर इस छोटी मिस्टेक की वजह से उस डिन को उस ऑर्डर को इनवैलिड नहीं माना जाएगा। और ये रिट्रोस्पेक्टिवली 1 अक्टूबर 2019 से इन्होंने अमेंडमेंट की। तो मैं अगर ऐड ऑन करना चाहूँ इसमें, तो कंप्यूटर जनरेटेड जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सब वैलिडेट माने जाएंगे। कंप्यूटर जनरेटेड ऑर्डर्स में कोई इशू नहीं है। कंप्यूटर जनरेटेड ऑर्डर अपलोडेड इन लॉगिन, अपलोडेड इन लॉगिन, क्योंकि अगर आपको मेल पे सर्विस होती है तो फिर क्वेश्चन यही आता है कि वो जेन्युइन है या नहीं है। राइट, इट शुड बी अपलोडेड इन लॉगिन। अच्छा, इसके बाद मैट में एक छोटा सा चेंज आया है। मैट में रेट 15% से 14% इन्होंने 1% का रेट कम किया है। मैट का रेट कम किया है। एएमटी के केस में भी हल्का फुल्का चेंज है, लेकिन पैरेलली दोनों ही एक्ट्स में एएमटी और मैट को नए एक्ट में भी इन्होंने सेम एज इट इज इंट्रोड्यूस किया है। अब दो एक ऐसी अमेंडमेंट है वो मेरे को डिस्कस जरूर करनी है, नहीं तो हमारे जो आज का वीडियो बनाने का पर्पस है उसमें ये फुलफिल नहीं हो पाएगा। फर्स्ट है रिगार्डिंग क्रिप्टो। क्रिप्टो के केस में अगर डिस्क्लोजर नहीं किया तो 200 पर डे नॉन फाइलिंग की पेनल्टी लगेगी, और अगर इनकरेक्ट डिस्क्लोजर किया है तो 50,000 की पेनल्टी लगेगी। तो क्रिप्टो में अब इंडियंस बहुत सारे इंडियंस एक्टिव हैं, तो क्रिप्टो के केसेस में डिस्क्लोजर में पेनल्टी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दी है। सेकंड अमेंडमेंट जो है टीसीएस के रेट्स के रिगार्डिंग है। टीसीएस के रेट्स कम किए हैं
एजुकेशन के केस में अगर हम LRS कर रहे हैं, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में पैसा बाहर भेज रहे हैं, एजुकेशन पर्पस उसका एजुकेशन है, तो पहले 5% TCS था, 2% TCS है। अदर देन एजुकेशन पहले भी 20% था, आज की डेट में भी 20% है। और ओवरसीज में अगर कोई टूर हम करने जा रहे हैं, टूर के लिए कोई पैसा हमने लिया, तो पहले 5% और 20% के दो स्लैब्स थे, अब वो दोनों स्लैब्स मर्ज होकर 2% का स्लैब हो गया, अब 2% TCS लगेगा। यस मोहित जी। तो बाहर घूमना जाना सस्ता, बाहर घूमना जाना सस्ता, TCS 2% हो गया। पैसा कम ब्लॉक होगा भी, क्रेडिट तो मिलता ही था लेकिन पैसा ज्यादा ब्लॉक होता था। वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम होगी। 10 लाख वैसे तो, अरे साहब 10 लाख बहुत अमाउंट होता है, लेकिन फिर भी अमीरों के लिए ये TCS हमारे जैसे गरीबों के लिए कहाँ है बताओ, हम लोग कहाँ फॉरेन घूमने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, दीज आर द मेजर चेंजेस which were introduced in Income Tax Act 1961 as well as Income Tax Act 2025। आपकी कुछ भी क्लैरिफिकेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और मैंने और गौरव जी ने डिस्कस किया है कि हम नए इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर पॉडकास्ट फॉर्म में इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, पॉडकास्ट फॉर्म में एक सीरीज स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे नए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या क्या है, और कोशिश करेंगे कि फरवरी और मार्च में ही ज़्यादातर चीज़ें हम डिस्कस कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।